प्रारंभिक कथन। पहला चैप्टर हिस्ट्री का, क्लास 6 का। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। राशिदा का सवाल। राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। तो 100 साल पहले वो सोचने लगी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है? बहुत पहले क्या हुआ ये कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में जान अतीत के बारे में हम क्या अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? प्रश्न। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घर में रहते थे, या हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों या शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन सा नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? प्रश्न है। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। मानचित्र देखना होगा। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदाओं से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किर्थन पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसे फसलों का उपजाना आरंभ किया था। यहाँ से प्रश्न आएगा सीटेट में। लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसल का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी, गाय बैल जैसे पशुओं का पालन पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारे तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर स्थिति थे। सबसे पहले चावल उगाया गया। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4,700 वर्ष यानी 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इस नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में अभी बिहार है, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज स्थापित किया। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव यानी हमेशा उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों को पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थान को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर मैं मानचित्र वन को देखो फिर से मानचित्र वन को देखो। पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। हालांकि लोगों के लिए इस सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्धि किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक के भोजन बनाने के लिए नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचार को अपनाते थे। देश का नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है।
अपने अटल में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु के को हिदोस अथवा इंदोस और इसी नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुराना कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाना है? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाली म्यूनुस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू का अर्थ हाथ से तथा मेनू का मतलब हाथ है, इससे निकला है, हाथ से निकला है। पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता है। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन गया। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मेनू का मतलब हाथ से होता है और ये प्रायः ताड़पत्र तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये रहा पांडुलिपि। इतने वर्ष में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए गए। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन को, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी है। इसमें से कई संस्कृति में लिखी हुई है, संस्कृत में लिखा हुआ है मिलता है, जबकि अन्य प्राकृतिक तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख तथा अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे तथा लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों को विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को लेखा जोखा किया करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखना में क्या लाभ थे? ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों बाएं एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र मतलब बर्तन। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराने चांदी का सिक्का, ये रहा, ये दोनों। इस तरह के सिक्कों पर प्रयोग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के से ये सिक्का कैसे अलग है का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तु पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जलते हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातन से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत व पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहास तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने के प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तरह इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों के जीवन, राजाओं और रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों यानी शिकारियों के जीवन से बहुत अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों के पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रहण द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति पर निर्भर करते हैं।
तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछली संग्रहण, कृषक और पशुपालन जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा-जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालाँकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह के कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जाना जाता है। पुस्तक में हम 2000 अपने आरंभिक बिंदु मानते हैं। वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व कहलाता है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी लिखा पाते हो। एडी मतलब आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एनोडामिनी एनोडोमिन एनोडोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बने हैं तथा इसका तात्पर्य मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा अरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षर का प्रयोग होता है तथा जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है।